सुन लीजिए एक चीज और, अगर हम जब हम पैट की बात करें, हम पैट बढ़ा रहे हैं, तो अगर सर्विस मैन्युफैक्चरिंग में तो आप पैट बढ़ा रहे हैं तो यू आर गेटिंग अ गुड वैल्यूएशन, राइट। लेकिन अगर हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो अभी जैसे पेटीएम है, काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी करोड़ों के लॉस में है, लेकिन मार्केट ने उनको भी बहुत तगड़ा वैल्यूएशन दिया हुआ है, और सर उसको वो पाँच पाँच छह साल हो सर गया है। वो ना मेन बोर्ड की कंपनीज हैं। तो उसकी ओके। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ना मतलब हमारे पास इतना इतना डीप डिटेल में बात कर सकते हैं हम, 24 घंटे हमारे पास हमारे हमारे इस पे ना एक्चुअली सर्विस वाले भी बहुत हैं, जो आप डाटा मेरे पास आया था, आई जी थिंक बिल्कुल। वी हैव अराउंड 60% मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड रेस्ट आर फ्रॉम सर्विस एंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री। तो सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ऐसा होता है कि सर्विस वाले को ज्यादा वैल्यूएशन मिलता है अपने बिजनेस मॉडल की वजह से या यस, फ्यूचर टेक्नोलॉजी की वजह से। देखिए क्या है, तो किस सर्विस बेस सेक्टर के पे? पास ना, सर्विस सेक्टर के पास ना उसकी डिपेंडेंसी नहीं होती किसी चीज के ऊपर। यानी कि मैं कंसल्टेंट हूँ, तो मैंने एक टीम को हायर कर रखा है जो मेरे पास काम करती है, उसके बेस पे मैं आपको कंसल्टिंग कर रहा हूँ। तो मेरे पास अपना प्रोडक्ट नहीं है। बट आपके केस में आप मैन्युफैक्चर करते हो आप, तो आपकी डिपेंडेंसी लाइट के ऊपर है। आपकी डिपेंडेंसी आप आपको फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, लैंड बनानी पड़ेगी, आपको मशीन्स लगानी पड़ेगी, आपको लेबर रखनी पड़ेगी, आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो कोरोना के अंदर मेरी सर्विस तो काम कर सकती है, बट आपकी सर्विस काम नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं मुझे उस चीज का बेनिफिट मिलेगा। बट ट्रेडर के केस में क्या होता है, उसकी डिपेंडेंसी बायर के ऊपर भी है, उसकी डिपेंडेंसी सेलर के ऊपर भी है। उसका अपना कोई कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए उसकी वैल्यू कम मिलती है। बट मैन्युफैक्चरर्स का भी अपना ब्रांड रहता है, तो वैल्यू उसको भी मिलती है। बट सर्विस सेक्टर को सबसे ज्यादा वैल्यू इसलिए मिलती Does it mean that asset light company होती है in services, है। they have a better chances for better valuation? यस, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। So it's actually customized questions. Yeah. Right now we are talking about the things which are relevant for all. But Correct. when we are talking about the valuation, so we have to discuss one to one. यानी Of कि मैं course. आपके साथ बैठता हूँ, बिजनेस को समझता हूँ, तो देन वी कैन डिस्कस ऑन दैट पॉइंट। Yes, yes. I'll come तो down. मनीष मनीष मोहता जी हैं, उन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ है। प्लीज मनीष जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना। सर एक क्वेश्चन था कि मैंने देखा है कि जो पी का जो रेशियो की आप बात कर रहे हैं, पी रेशियो आपको 25% मैंडेटरी डाइल्यूट करना है, तो 25% डाइल्यूट करना है, तो ऑब्वियसली बेस्ट पॉसिबल पी को लेना अच्छा करती है। अब इसके अंदर में मैंने देखा है कि एचएमई के अंदर में जो मल्टीपल्स है और मेन बोर्ड के जो मल्टीपल्स है, बहुत बड़ा अंतर है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी की बात करता हूँ, तो आईटी तो आपकी एचएमई आवाज आईटी ब्रेक हो रही है मनीष जी, बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रही है। अभी आवाज आ रही है? हाँ, प्लीज प्लीज। मनीष जी, आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। So now can you hear me? यस सर, प्लीज। I'm saying कि sometimes I find कि जो एसएमई आईपीओ के अंदर में जो मल्टीपल्स हैं और मेन बोर्ड के मल्टीपल्स हैं, तो मेन बोर्ड में मल्टीपल्स बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। जैसे एसएमई में अगर 15-20 का मल्टीपल है, तो मेन बोर्ड के अंदर में 40-50 का भी मल्टीपल देखने को मिलता है। बिल्कुल सर, तो ठीक कहा आपने। तो क्वेश्चन ये है कि भाई, क्या हमको थोड़ा सा एक साइज और स्केल बनने के बाद में आईपीओ लेके आना बेटर टाइमिंग, बेटर चीज, मतलब उस तरीके से भी सोचना चाहिए, या जल्दी लेके आना उसको सोचना चाहिए? मतलब व्हाट इज द ऑप्टिमाइज्ड थॉट प्रोसेस ऑन दिस? सर ये डिपेंड करता है हमारी कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर। जैसे मैंने आपको कहा, आज हमारा सेशंस एक जनरल टॉपिक्स के ऊपर है, लेकिन ये जो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। बट ये मतलब ये हम पब्लिकली इसको डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वन टू वन डिस्कशन का मुद्दा है। यानी कि आपके लिए ठीक क्या है, आपकी डेप्थ क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी स्केलेबिलिटी क्या है, आपके लिए राइट टाइम क्या है। तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। और उसके अलावा पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, सेंटिमेंट्स यहाँ पे काम करते हैं। बट मैं आपको ये चीज जरूर बताना चाहता हूँ, जो आपने मेन बोर्ड आईपीओ की बात की और जो सेमी आईपीओ की बात की, उसमें उसमें कम उसमें फर्क क्या है। मेन बोर्ड की कंपनी बड़ी कंपनी होती है, उनके प्रॉफिट्स काफी ज्यादा होते हैं, एक ट्रस्ट वो लोग क्रिएट कर चुके होते हैं। और एसएमई आईपीओ छोटी कंपनी होती है, उसकी डिपेंडेंसी एक या दो लोगों के ऊपर होती है, तो उसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है। जहां पे रिस्क फैक्टर ज्यादा रहेगा वहां पे आपको वैल्यू थोड़ी सी कम मिलती है। लेकिन जैसे आप मेन बोर्ड पे माइग्रेट करोगे, तो आपको भी कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू का बेनिफिट मिलेगा। ये लेवल 2 की फंडिंग की हम बात करें, लेवल 3 की फंडिंग की बात करें,
तो वहां भी अपनी अपनी वैल्यूएशन आपको भी ज्यादा मिलेगी, बट क्योंकि एसएमई आईपीओ एक रिस्की फैक्टर रहता है तो वहाँ पे वैल्यू कम मिलती है। और एसएमई आईपीओ से पहले अगर मैं जाता हूँ स्टार्टअप को लेके, तो स्टार्टअप के अंदर अगर मैं देखा होगा उसमें तो वैल्यू और ज्यादा कम मिलती है, क्योंकि वो तो लॉस मेकिंग कंपनी रहती है। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे पुराने आप होते जाओगे बिजनेस के अंदर, आपकी क्रेडिटेबिलिटी, आपका पी रेशियो और आपकी वैल्यूएशन धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और राइट टाइम आपके लिए क्या है, वो वन टू वन डिस्कशन का मुद्दा है, ताकि उसके बारे में समझ के मैं आपको बता सकता हूँ आपके लिए राइट टाइम क्या रहेगा। जी सर। सो फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं सर, कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं इसके अंदर, तो जी, मुझे लगता इसमें जब हम है रिस्क फैक्टर की बात कर रहे थे फॉर एसएमई, कि एसएमई में रिस्क फैक्टर इसलिए होता है बिकॉज फाउंडर और ओनर ही है जो एक फेस है। बट ये जैसे हम बोर्ड मेंबर की बात करते हैं कि हमें 7 से 8 लोग तो चाहिए बोर्ड मेंबर। तो ऐसा भी तो है कि अगर वो 5 जो एडिशनल बोर्ड मेंबर्स हमारे बोर्ड पे ऐड हो रहे हैं, इधर एज अ डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एक उनका प्रोफाइल भी तो मैटर करेगा जो रिस्क फैक्टर को कम कर सकता है। डेफिनेटली मैटर करता है, बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, जब बोर्ड बनता है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हैं आपके, वो एक तरह से आपको ऑब्जर्वर, दे आर नॉट कंसल्टिंग, देयर एडवाइजर, यू कैन से। बट वो आपके ऑपरेशंस में आपको कहीं ना कहीं कोई वो हेल्प नहीं करते, उनका ऑपरेशन में कोई रोल भी नहीं रहता। अल्टीमेटली कंपनी आपको चलानी है, बट इस बात का फर्क जरूर पड़ता है आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। यानी कि जितने अच्छे लोगों को अपनी कंपनी के साथ आप जोड़ोगे, आपको क्रेडिबिलिटी बनाने में डेफिनेटली आपको हेल्प करता है वो। राइट। सो सर हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उसको मैं सर बाद में लूंगा, टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है। सो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं सर। एलिजिबिलिटी के अंदर हमारी 3 करोड़ की मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, और ये बीएससी की रिक्वायरमेंट अलग रहती है, एनएससी की रिक्वायरमेंट अलग रहती है। बट मैं अगर नटशेल में आपको बताता हूँ, तो अगर हमारी 3 करोड़ की हमारी कैपिटल कम से कम होना चाहिए पोस्ट इश्यू साइज, उसके साथ पिछले 3 साल का हमारा ट्रैक होना चाहिए, और 3 साल में से कम 2 साल हमारे प्रॉफिट में रहे हो, तब जाके अपनी कंपनी का हम आईपीओ ला सकते हैं। ये बेसिक कंडीशंस हैं। रेगुलेटरी बॉडी की बात करते हैं, मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर को आपको ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। तो मर्चेंट बैंकर एक सेबी से रजिस्टर्ड होता है, जिसका काम है आपके डीआरएसपी बनाना और एक्सचेंज में फाइल करना। तो वो आपकी अप्रूवल लेके आएगा, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है। तो ये काम मर्चेंट बैंकर का रहता है। मार्केट मेकर कौन होता है, यानी कि जब अपना शेयर हम लेके आते हैं मार्केट के अंदर, मार्केट में जब हम शेयर लेके आते हैं, तो सेबी ने मैंडेटरी किया हुआ है एक मार्केट मेकर को अपॉइंट करना है, जो हमारे शेयर की डेली की बिड लगाएगा, एक लोअर सर्किट पे एक अपर सर्किट पे, ताकि लिक्विडिटी बनी रहे हमारे शेयर्स की। तो वो एक मार्केट मेकर आपको अपॉइंट करना पड़ता है। ऑडिटर, ऑडिटर की अगर हम बात करते हैं तो हर कंपनी का ऑडिट मैंडेटरी होता है, बट इन केस ऑफ अगर हम आईपीओ की बात करते हैं तो हमारे को पीयर रिव्यू फर्म से ऑडिट कराना पड़ता है। तो पीयर रिव्यू आईसीआई ने एक रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, तो एक जो बेटर क्वालिटी के लिए उन्होंने पीयर रिव्यू फर्म को एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो फर्म से हमें ऑडिट कराना मैंडेटरी रहेगा। कंपनी सेक्रेटरी की बात करें, तो आपको एक फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी आपको हायर करना पड़ेगा, जो आपके सारे कंप्लाइंसेस करेगा और टाइम टू टाइम आपकी एक्सचेंज को आपकी इन्फॉर्मेशन देगा। बैंकर्स की बात करें, आपको एक बैंकर चाहिएगा। बैंक ऑब्वियसली सबके पास रहता है, तो एक बैंकर की उसमें रिक्वायरमेंट रहेगी। एक आरटीए, आरटीए एक इम्पोर्टेंट पर्सन है जो सेबी से रजिस्टर्ड रहता है। इसका काम अलॉटमेंट करना, एप्लीकेशन लेना, आपके शेयर होल्डर की लिस्ट बनाना, टाइम से एजीएम के लिए मेल करना, ये सारे काम आरटीए करता है। ये लाइफ टाइम के लिए आपके साथ जुड़ा रहेगा। लीगल एडवाइजर्स, यानी कि आपके लीगल्स में आपकी लीगल रिपोर्ट तैयार करना, आपके प्रोसेस को तैयार करना, तो एक लीगल एडवाइजर भी आपको अपॉइंट करना पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज, जैसे मैंने आपको बताया 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक एनएससी और एक बीएससी। तो हम अपने स्टॉक को अपने या तो हम एनएससी पे लिस्ट करवा सकते हैं या बीएससी पे अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास रहता है। तो इसकी भी रिक्वायरमेंट रहती है। अंडरराइटर, यानी कि कोई भी हमारा आईपीओ आता है, इन केस वो सब्सक्राइब नहीं होता, तो उसके लिए सेबी बोलती है कि आपको एक अंडरराइटर आपको रखना पड़ेगा, जैसे कि हम रखते हैं इंश्योरेंस को, यानी कि हमने इंश्योरेंस लिया हुआ है, इन केस ऑफ कुछ प्रॉब्लम आती है तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे को कंपनसेट करती है। उसी तरह से हमारा जब आईपीओ आ जाएगा, इन केस वो सब्सक्राइब नहीं होता, तो उस केस में अंडरराइटर हमारा सब्सक्राइब करा देगा, वो अपनी फीस चार्ज करता है। तो ये अंडरराइटर भी मैंडेटरी रहता है। बाकी आरओसी को सब जानते ही हैं, कंपनीज बनाना मैंडेटरी होता है। हमारे को एक लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ती है, तो उसके लिए रजिस्ट्रार की हमारे को हेल्प चाहिए होती है। तो ये बेसिक सी रिक्वायरमेंट थी। और मिथ बूस्टर्स की मैं बात करता हूँ, हम सोचते हैं कि लार्ज कंपनी पब्लिक हो सकती है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। एसएमई कंपनी विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड ग्रोथ पोटेंशियल्स भी अपना आईपीओ ला सकती हैं।
आईपीओ हम सोचते हैं बड़ा एक्सपेंसिव होता है, हम आईपीओ कैसे लेके आएंगे। अच्छी बात क्या है, एसएमई आईपीओ बड़े सस्ते हैं, कोई ज्यादा पैसे उसमें लगते नहीं, और जो पैसे भी जनरली खर्च होते हैं वो खर्च होते हैं आपका आईपीओ आने के बाद, यानी कि आपके फंड्स आपके अकाउंट में आ जाता है, उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपको फीस देनी पड़ती है। तो दैट इज नॉट ए बिग डील, हमारे को बहुत ज्यादा पैसा खर्च उसमें करना पड़ता है। अब उसको देख हम सोचते हैं, मिथ है कि भाई आईपीओ के पैसे को हम कुछ ही पर्पज से यूज कर पाएंगे, नहीं। आप एसएमई के आईपीओ को पैसे को कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हो, एक्सपेंशन करने के लिए, आर&डी के लिए, डेप्ट रिपेमेंट के लिए, प्लांट मशीनरी के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, जैसे आप चाहो वैसे उस फंड को यूज कर सकते हो बिजनेस में। बट हाँ, अपने घर उसको आप लेके नहीं जा सकते। और एक है एसएमई आईपीओ के लिए हमारे पास रिसोर्स नहीं है जो रेगुलेशंस को फॉलो करे, लेकिन आप ठीक से एडवाइजर को अपॉइंट करोगे, ठीक से प्रिपरेशंस करोगे, तो आप अपनी इसको फुलफिल कर सकते हो, आप डेलीगेट कर सकते हो इस टास्क को। तो मैं थोड़ी सी आपको आईपीओ ट्रेंड दिखाना चाहता हूँ। अभी तक 1037 आईपीओ अभी तक आए हैं। अगर ईयर वाइज आप ट्रेंड देखोगे, 2012 से आईपीओ स्टार्ट हुए थे जब केवल 14 आईपीओ आए थे, धीरे धीरे बढ़ के आप देखो कितने आईपीओ आपके हो गए हैं। यानी कि 2022 में 109 आईपीओ आए, और 2023 में 182 आईपीओ आए, और 2024 में 129 आईपीओ अभी तक आ चुके हैं। उम्मीद है 300 प्लस का डाटा इस साल में जाएगा। तो आप समझ सकते हो कितना ट्रेंडिंग में है अभी एसएमई आईपीओ। ये मैं आपको ईयर वाइज ब्रेकअप देना चाह रहा हूँ। तो जिस जिस साल में कितने आईपीओ आए हैं और कितने का फंड इकट्ठा हुआ है, यानी कि 18,852 करोड़ रुपए अभी तक आईपीओ से एसएमई आईपीओ के पास आ चुके हैं। 1037 कंपनीज ने 18,852 करोड़ रुपए वो कर चुके हैं, और 1,029 आईपीओ सक्सेसफुल हुए हैं। ओनली 8 आईपीओ अनसक्सेसफुल हुए हैं, वो भी 2017 में हुए थे दो, 3 18 में हुए थे, 19 में 3 हुए थे, ड्यू टू कोविड या किसी रीजन से रहे होंगे, क्योंकि हर जगह ब्लैक एंड व्हाइट टाइप के लोग रहते हैं, कुछ बुरी कंपनी भी आ जाती है, तो हो सकता है उनका सब्सक्राइब ना हुआ हो। बट अगर आप देखोगे तो सारे के सारे आपके आईपीओ फुलफिल हो जाते हैं। आईपीओ ट्रेंड की मैं बात करता हूँ, एनएससी के ऊपर 535 कंपनी लिस्टेड है, बीएससी के ऊपर 512 कंपनी लिस्टेड है। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं, एनएससी के ऊपर 1.5 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है, और बीएससी के अंदर 1.68 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है। आप इससे आइडिया लगा लो, 18,000 करोड़ रुपया रेज किया, और आज उसकी वैल्यू मोर देन 2.75 करोड़ रुपीस के आसपास की मार्केट कैप उनकी हो गई है। तो जो वैल्यूएशन की मैं आपसे बात करता हूँ, और जो रेज किया है इसमें अभी तक टोटल मैंने आपको बताया था 18,000 करोड़ के आसपास का फंड अभी तक रेज हुआ है, और 535 में से 138 कंपनीज माइग्रेट कर चुकी है मेन बोर्ड पे, और बीएससी के अंदर 512 में से 185 कंपनीज माइग्रेट कर चुकी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रोग्रेस के बारे में, जैसे कि अभी एक ये आईपीओ ओविस मेटल का भी आईपीओ आया था 2024 में, ये 87 रुपीज का आईपीओ था, और आज उसका वैल्यू चल रहा है 1294 रुपए। यानी कि मार्केट कैप जब वो आया था 185 करोड़ रुपीज का था, आज 2762 करोड़ रुपीज का हो गया है केवल एक महीने के अंदर। आप सोच सकते हो सर कितनी जल्दी वैल्यूएशन की ग्रो करती है। अगर आपकी कंपनी पोटेंशियल्स है, हम एक अच्छे माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, अच्छी स्केलेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, तो हमारी वैल्यूएशन भी ऐसी जा सकती है। एक बोन दादा का आईपीओ आया था लास्ट ईयर में, उसकी 188 करोड़ रुपीज की मार्केट कैप थी, आज 6,381 करोड़ रुपीज की उसकी मार्केट कैप हो गई है आफ्टर विद इन 6 to 7 months। और ये जल्दी से $1 बिलियन कंपनी बन सकती है। आप इंसोलेशन की बात कर रहे हो, आप यहाँ पे आप ये 22 करोड़ का आईपीओ आया था, आज ये 1855 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप हो गया है, 8,000 टाइम इसकी मार्केट कैप बन गया है। तो ये सारे के सारे मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कुछ लिमिटेड एग्जांपल नहीं है, ये बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इन मल्टीपल टाइम, इन 1,000 टाइम, 2,000 टाइम, 3,000 टाइम मार्केट कैप बढ़ाया है। आप देखोगे नेटवर्क पीपल के नाम से कंपनी 14 करोड़ का आईपीओ था इसका, और आज ये 406 करोड़ रुपए का हो गया है। तो कितना ज्यादा वैल्यूएशन में आपको हेल्प मिल रहा है, और वैल्यूएशन मतलब प्रॉफिट, ऐसा नहीं वैल्यूएशन ही बढ़ी है, उसका प्रॉफिट भी डेफिनेटली बढ़ा होगा, टाइम कॉन्स्टेंट की वजह से मैं आपको उसमें बता नहीं पा रहा अभी। ये मैं अब रिसेंट केस स्टडी आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक प्रीमियर रिलायंस लिमिटेड कंपनी है, हम उसका आईपीओ लास्ट मई में लेके आए थे। हमने 151 करोड़ की वैल्यूएशन पे 40.36 करोड़ रुपीज रेज किया था। बैंड विथ उसकी थी 63 to 67 रुपीज। तो आज 2 महीने के बाद उसकी वैल्यूएशन 150 करोड़ से लेके 302 करोड़ रुपीज हो गई है, यानी कि 2 महीने में आपकी डबल वैल्यूएशन पे हो गई है।
87 पे स्टॉक लिस्ट हुआ था और आज वो वन हाई गया उसका 174, आज अराउंड 130 प्लस के आसपास का वो ट्रेंड कर रहा है मार्केट के अंदर। एसएमई वर्सेस मेन बोर्ड में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। एसएमई का जो आईपीओ वो एक्सचेंज में आता है, मेन बोर्ड का आईपीओ सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ती है, वो दोनों एक्सचेंज में साथ आएगा। और आपकी मिनिमम एलओटी यहाँ पे 50 होने चाहिए, वहाँ पे 1000 होने चाहिए। और उसके साथ यहाँ पे आपको 6 मंथ में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, वहाँ पे क्वार्टरली रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे नॉर्म्स थोड़े से रिलैक्स रहते हैं, वहाँ पे थोड़े स्ट्रिंजेंट रहते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क मेन बोर्ड और एसएमई बोर्ड में है। तो अब हम इसको माइग्रेट कर सकते हैं। जैसे मेरा एसएमई आईपीओ आएगा तो मैं 3 साल के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अपने आप को मेन बोर्ड पे माइग्रेट कर सकता हूँ। और एसएमई आईपीओ हमारी एक बिगेनिंग है, यानी कि ये कंप्लीशन डेस्टिनेशन नहीं है। अगर हम सोचते हैं हम एसएमई आईपीओ लेके आए हैं तो ये मेरा इतना ही है, नहीं। आप लेवल 2 की फंडिंग में जा सकते हो, लेवल 3 की फंडिंग में जा सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था, कंपनी की वैल्यूएशन 2000-3000 करोड़ भी चली गई है। अगर वो अपना 10% भी अगर स्टेक निकालते हैं तो 300-400-500 करोड़ रुपए आज वो दोबारा से रेज कर सकते हैं मार्केट से। वो लेवल 2 की फंडिंग में भी डाल सकते हो, लेवल 3 की फंडिंग में भी डाल सकते हो। बट आपको सोचने वाली बात क्या होगी, उस पैसे आने के बाद आप करोगे क्या? आपको एक सपना देखना होगा $1 बिलियन कंपनी का या 1000 करोड़ कंपनी का। वो कैसे कर सकते हो? आपके अंदर पोटेंशियल है, हमारी कंपनी में पोटेंशियल है। तो बट प्रॉब्लम क्या आती है, वैल्यू कैसे मिलेगी? वैल्यू आपको शेयर मार्केट वैल्यू दे देती है, उससे अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ा सकते हो। हम इसमें हेल्प कैसे कर सकते हैं? हम प्री आईपीओ, आईपीओ लॉन्च, पोस्ट आईपीओ, 3 तरह से हम इसमें सपोर्ट करते हैं। प्री आईपीओ के अंदर जैसे कि पब्लिक कंपनी कैसे बनाना है, आपकी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, आपको करंट स्टेटमेंट में कैसे लेके आना है, टैक्स स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, कैलेंडर कैसे बनाना है, मैट्रिक्स कैसे बनाना है, मैनेजमेंट को ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, जो जो कंप्लायंसेस होते हैं उसको कंप्लीट कैसे करना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हायर करना है, सीएस को हायर करना है। तो ये सब चीजें हम प्री आईपीओ में हेल्प करते हैं। आरटी अपॉइंट करना, मर्चेंट बैंकर में अपॉइंट करना, मार्केट मेकर अपॉइंट करना, वैल्यूएशंस में हेल्प करना, आपका ड्यू डिलिजेंस करवाना, आपका कंपटीटर एनालिसिस करवाना, आपके बिजनेस को वैलिडेट करवाना, ईसोप से एडवाइजरी देना, आपके प्रोस्पेक्टस बनाने में आपकी हेल्प करना। तो ये सारी चीजें हम आपकी हेल्प करते हैं प्री आईपीओ में। पोस्ट आईपीओ के अंदर जब आईपीओ आने के बाद आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हेल्प करना, आपका रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करना, आपका डेली आईपीओ प्रोसीडिंग को आप यूज कैसे करें उसमें हेल्प करना, लेवल 2 की फंडिंग लाने में हेल्प करना, लेवल 3 की फंडिंग में हेल्प करना, आपको एंकर सपोर्ट करना, माइग्रेशंस में सपोर्ट करना। तो ये सब चीजें हम आपकी कर सकते हैं। हमारी टीम की अगर बात करें तो मेरा 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 2003 में मैंने क्वालिफाई किया था। तो मैंने अपना विजन बनाया है 1000 एसएमईज को एम्पावर करना है, ताकि अपने आप को एसएमई के थ्रू अपने आप को $1 बिलियन कंपनी का देखने का सपना देखें। और आने वाले टाइम में वो अपने आप को एक इंडिया के अंदर 500 अभी कंपनीज है जो यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, तो वो सभी उसमें से सारी कंपनियां एसएमई के थ्रू ही रूट होकर बनी है। तो हम भी अपनी कंपनी को ऑन द बेसिस ऑफ हम किस मार्केट में है, हमारा मार्केट साइज क्या है, $1 बिलियन कंपनी नेटवर्क बनाने का सपना देख सकते हैं। तो मैंने अपने आप को उसी चीज में फोकस किया हुआ है, 1000 कंपनीज को मुझे एम्पावर करना है, ताकि हम उनके आईपीओ के थ्रू उनको $1 बिलियन कंपनी का एक सपना हम दिखा पाए। ये हमारी टीम है, हमारे पास करीब 15 चार्टर्ड अकाउंटेंट की टीम है, कंपनी सेक्रेटरीज की टीम है, जो हेल्प करते हैं ड्यू डिलिजेंस के अंदर और काउंसलिंग के अंदर। और मैं ये बताना चाहता हूँ, ये छोटी सी स्लाइड्स हमने बनाई थी, आप इसमें देखोगे ये आप हो, ये बिजनेसमैन हो जो ग्रो कर रहा है टाइम टू टाइम। आप छोटी सी आप देखोगे एक चिड़िया यहाँ पे है जो आपको रास्ता दिखाने का काम कर रही है। तो वो चिड़िया हम बनना चाहते हैं, ताकि आपको हेल्प करें आपकी आईपीओ के प्रोसेस के अंदर, आपके वैल्यूएशंस में, और आप किस टाइम पे अपना आईपीओ आप ला सकते हो। तो उन सब चीजों में आपकी हेल्प करें। और एक मैं ये हमारा थोड़ा सा प्रेजेंटेशन था, और जो मैंने आईपीओ के बारे में आप सबको चीजें बताई हैं। तो एक मैं छोटा सा फॉर्म यहाँ पे डालना चाहूंगा। तो गीता यहाँ पे एक फॉर्म डाल देना। यस सर बेटा। तो उस फॉर्म का फिल कर देना। तो मेरा उसमें एजेंडा क्या है, तो जो उसको फिल करे उसमें 1 to 1 हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ा सा लेआउट आपको दिया है, और उसके बाद आप 1 to 1 डिस्कस करना चाहते हो, आपको आईपीओ कैसे लाना है, आपकी कंपनी में एप्लीकेबल कब होगा, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या बन सकती है। तो वी आर वेरी मच ओपन, और ये पूरा फ्री रहेगा, ये भी कोई चार्जेबल नहीं है। तो उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। आपके चैट बॉक्स में यहाँ पे आ गया है। सो आप इसको फॉर्म को फिल करोगे, देन वी कैन मीट अगेन।
सो आस्किंग फॉर परमिशंस पूछ रहा है गीता। ओके सर, 1 सेकेंड हम चेक करती हूँ। तो सर अभी जो डिस्कस हुआ हमारा, तो मैं अभी थोड़ा से क्वेश्चंस आप लोगों से लेना चाहूंगा। तो कोई भी क्वेश्चंस अगर अभी तक जो डिस्कशन हुआ है, बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे लाना चाहिए, मैंने टाइम लिमिटेड था तो कवर करने की कोशिश की है उसके अंदर। सो सागर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मैं कहना नहीं चाहता, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ये बहुत एसएमई ओनर्स के बारे में क्वेश्चन आता है क्वेश्चन आता है मेरे पास कि सर हम तो जैसे वही, जैसे हमारे पिताजी ने सिखा दिया हमारे को बिजनेस, उसी हिसाब से चला रहे हैं और ज़्यादा प्रॉफिट शो नहीं करते, और वो प्रॉफिट में फिर हम बिलिंग लेके राइट सर और उसको हम मैनेज कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। હું જોતો નથી और હમણાં उस જોઈ तरी લઉં ઘરે આવી ગયો હા तो उस तरीके का धंधा चल रहा होता है कहीं ना कहीं कि ग्रेट भाई ग्रेट प्रॉफिट करके और उसके फिर कच्चे के बिल, मतलब पक्के के बिल हाँ लेके फिर उसमें कैश ट्रांसफर करके, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, જોઈ લઉં ને यस कैश પછી को यस। मैं फोन कैश करूँ को मैनेज कर रहे होते हैं। चला तो ऐसे लोग हैं ना आईपीओ लाने में बहुत घबराते हैं, बराबर तो उनके लिए हेलो आपकी क्या एडवाइस है? सागर जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि अब हमारी इकोनॉमी है वो काफी ग्रो कर रही है। आप देखोगे यूएस भी कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है, यूरोप पीछे जा चुका, जापान में प्रॉब्लम चल रही है। आप तो ऑलरेडी एक रिसर्चर हो, सेबी से अप्रूव्ड रिसर्चर हो, पिछले कई सालों से आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप समझते हो हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है। और हमारी गवर्नमेंट भी यही चाहती है मेन स्ट्रीम में अपने आप को लेके आए। जैसे मैंने आपको बताया था, हम सबका सपना यही रहता है कि प्रॉफिट कमाया जाए ज्यादा से ज्यादा। तो कैसे आएगा हम इस बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। बट जब हम वैल्यूएशन की गेम की जब हम बात करते हैं, तो वैल्यूएशन की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड ओपन होता है। यानी कि अगर मैं मान लो कुछ कच्चा पक्का डाल के और अपना 50 लाख का टैक्स बचा रहा हूँ, 20 लाख का टैक्स बचा रहा हूँ, बट जब मुझे पता चलता है कि भी अगर मैं ये 20 लाख का टैक्स बचाने से मुझे केवल 20 लाख का फायदा हो रहा है, अगर मैं टैक्स ना बचाऊं तो मुझे 2 करोड़ का फायदा हो रहा है या 5 करोड़ का फायदा हो रहा है, तो ये काउंसलिंग का पार्ट है। तो मैं आपके साथ बैठ के, वन टू वन बिजनेसमैन के साथ बैठ के उसके बिजनेस को समझ के उसको गाइड कर सकता हूँ भी आपको करना क्या चाहिए। बट दैट इज एक मतलब कस्टमाइज ये प्रॉब्लम है। तो वन टू वन हम डिस्कस करेंगे। बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, जैसे हम वैल्यूएशंस के द्वारा मतलब वैल्यूएशंस के बारे में सोचते हैं और एसएमई आईपीओ के बारे में सोचते हैं, उसके बाद हमारी आई ओपनिंग होती है। उसके बाद हम उन चीजों के बारे में सोचते नहीं है। तो हम धीरे धीरे करके उसमें अपने आप को पक्के में लाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आईपी जीएसटी आया था, उनका रिवेन्यू करीब 70 करोड़ 70,000 करोड़ 80,000 करोड़ के आसपास रहता था। आज 5 साल के बाद 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ पे तक का भी हमारा मंथली जीएसटी कलेक्शन हो रहा है। वो कलेक्शन क्यों हो रहा है? अब लोग टैक्स देना पसंद कर रहे हैं। और क्योंकि जैसे जैसे लोग अब कच्चे से पक्के में कन्वर्ट हो रहे हैं और चीजों को स्ट्रीमलाइन करते हुए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। और ये अवेयरनेस की बात है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, कितनी सारी कंपनियां एसएमई में है, 3 लाख से ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं जो एसएमईज में है। बट हमारे केवल 1,000 कंपनी लिस्टेड है। वेरी स्ट्रेंज। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, यहाँ पे 60 70 के आसपास हमारे साथ पार्टिसिपेंट थे, ये सारे के सारे बिजनेस करते हैं। मैं टर्नओवर देख रहा था, 5 करोड़ से लेके 1,000 करोड़ तक के हमारे पास पार्टिसिपेंट्स अभी इसमें आए हैं। और उसमें से किसी का भी आईपीओ नहीं है। अगर हम इन सब कंपनी की आईपीओ ले आए, तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा बेनिफिट एक्सचेंज को मिलेगा, कितना ज्यादा बेनिफिट हमारी गवर्नमेंट को मिलेगा, कितना बेनिफिट हमारे को मिलेगा, और कितना बेनिफिट हमारे इन्वेस्टर्स को मिलेगा। सर यहाँ पे इसके एक बारे चीज में ऐड कर सोचना चाहिए। एक चीज ऐड करूंगा मैं यहाँ पर। तो ये सबके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत बहुत कीमती इन्फॉर्मेशन है। अभी क्या है, हम एक ट्रांजिशन में है 2 ट्रिलियन इकोनॉमी टू 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, और ये सभी डेवलप कंट्री ने किया है। किसी ने जल्दी किया है, किसी ने लेट किया है। फॉर एग्जांपल जापान ने मान लीजिए 11 साल में किया, अमेरिका ने मान लीजिए 15 साल में किया, या चाइना ने 18 साल में किया। तो अभी हम उस फेज में है, और उस फेज में मोदी जी का भी यही विजन है कि हमारे को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। और जब हम इस फेज में होते हैं तो सारे काम वही वाले होते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो यूफोरिया होता है वो अपने पीक पे होता है, क्योंकि हमारा स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा ग्रो करता है उस टाइम पे। इसीलिए आप ये देख रहे होंगे कि निफ्टी जो है पिछले 5 साल में कोरोना के बाद से, कोरोना वाले दिन, जिस दिन कोरोना के टाइम पे मार्केट गिरी थी 7,500 रह गई थी, और वहां से चढ़ के 25,000 आ गई। और अभी भी जो ये पिछले हफ्ते मार्केट गिरी है, ये हमारी वजह से नहीं गिरी है, ये मतलब ग्लोबल प्रेशर की वजह से गिरी है, क्योंकि जापान की मार्केट वीक हो गई एकदम से, उनके बैंक ऑफ जापान के डिसीजन से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो टाइम भी है ना हमारे साथ, हमारा टाइम इज ऑन आवर हैंड, कि अगर आप कोई भी लोग प्लान कर रहे हैं तो प्लान करने में कोई दिक्कत नहीं है। यस यस यस। तो मुझे लगता है हमने काफी चीज डिस्कस की है। अब आपके क्वेश्चंस की बारी है। जो भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके डाल सकते हैं। और जो लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाए, आपसे रिक्वेस्ट है अपना फोन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए।
तो हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी, हम 1-to-1 डिस्कस करेंगे और पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा आईपीओ कब आ सकता है। और ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, देयर इज नो चार्जेस फॉर दैट। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर्स हो सकता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, कोई भी ट्रेडर्स भी हो सकता है, प्लीज अपना नंबर डाल दो अगर फॉर्म नहीं फिल कर पाए तो। सर एक क्वेश्चन ये है कि कोई यस सर, बिजनेस प्लीज। जो हमारा जो एग्जांपल जो बिजनेस होता है उन्हें मैन्युफैक्चरिंग भी है, ट्रेडिंग भी है और सर्विस भी है, तो उसमें हाउ टू हाईलाइट दैट, कैन वी डू इट इन 1-to-1? Yes, sir, definitely, sir. So we will do later. Yes. After we'll fix a time and जी, आई definitely थिंक we have Zoom meeting. सब अलग अलग इंडस्ट्रियों को तो 1-to-1 बेटर रहेगा. हाँ. But before we end, on the behalf of all attendees and business leaders, we would like to thank you to Sunil ji for offering his invaluable insights, and that could change the shape of our business in future. एंड आपने जो सुनील जी एक स्लाइड दिखाया था ना, आई डोंट नो हाउ करेक्ट आई एम, कि सारे आईपीओ सक्सेसफुल गए थे. भाई मैं हाउ, ये तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया है जब से राहुल सर ने बोला हाउ पे दिमाग नहीं लगाना. मेरा ये मानना है, जब 14 करोड़ लोग सुबह उठ के भगवान का नाम लेके बोलते हैं इसका शेयर चढ़ जाए क्योंकि मैंने खरीदा हुआ है, तो वो आईपीओ सक्सेसफुल होना ही है. Yes, yes. और एक माइंडसेट बन जाता है. वी डोंट नो हाउ टू लिवरेज दैट. फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स का जब मैंने शेयर खरीदा तो टाटा मोटर्स की गाड़ी एकदम से मुझे अच्छी लगने लग गई और मैं हर बंदे को टाटा मोटर्स ही रेकमेंड करने लग गया. तो एक तरह से वी आर लिवरेजिंग दोज रिटेल इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टर देयर नेटवर्क एज अ सेल्स एजेंट ऑल्सो. वो भी तो हमारा प्रोडक्ट बिकवाने में कहीं ना कहीं रेफरेंस देंगे. Yes, yes, सो दिस definitely. इज समथिंग विच क्यूमुलेटिवली वर्क्स फॉर योर वैल्यूएशन, और दैट इज द रीजन Definitely. कि कोई भी आईपीओ फेल नहीं हो रहा है. यस, क्योंकि साइज बड़ा छोटा है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, 16 करोड़ से ज्यादा डीमेट यूजर्स हैं, एवरीवन विलिंग टू इन्वेस्ट डबल देयर मनी। सर अपने डबल ईयर प्रॉफिट की बात करते हैं, इन्वेस्टर हमारे डबल ईयर मनी की बात करते हैं, तो अगर अच्छी कंपनी पैसा डालते हैं तो डेफिनेटली उनको वैल्यू ज्यादा मिलेगी। सर मेरा तो मानना है कि इतने सालों में मैंने करोड़ों रुपए खर्च करा होगा मार्केटिंग और एसईओ कराने में, लेकिन आज तक 16 करोड़ डिफरेंट आईपी एड्रेस हिट नहीं आए होंगे वेबसाइट पे. यहाँ पे 3 महीने में आ रहे हैं. मेरा मतलब गूगल रैंकिंग में टॉप पे हो जाऊंगा 2 महीने में. तो दिस इज अ लॉजिक विच इज अंडरस्टैंडेबल, लाइक वी अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. तो एकदम से ना ग्लोबल प्रेजेंस आपको बहुत जल्दी मिल जाता है. मैं आपको बताना चाहता हूँ, आईपीओ अभी हम लेके आए थे पिछले लास्ट मंथ में, तो उनके मैनेजमेंट से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे पास मैसेज आते हैं, सर हमें इन्वेस्ट करवा दो आपकी कंपनी में, तो हमें बता दो, कह रहा बॉम्बे से, कोई सिंगापुर से, कोई कहीं से, कह रहा पता नहीं कहाँ कहाँ से फोन आते हैं और कहाँ कहाँ से मैसेज आते हैं कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप देखो ना कैसे रिवर्स वर्सा हुआ, आज हम बैंक के पास जा रहे हैं, सर पैसे दे दो, हम उनके पास लाइन में लगे हुए हैं, बट आईपीओ आने के बाद लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मतलब पेंडुलम शिफ्ट है एक्चुअली ये। तो रोहित सर आप कुछ कहना चाहते हैं सर? सर हम लोग अभी वी जस्ट हर्ड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ एन आईपीओ वैल्यूएशन यू, इसका नेगेटिव पार्ट क्या है सर? व्हाट कैन बी द नेगेटिव पार्ट? सर नेगेटिव पार्ट की जब बात करते हैं, सर नेगेटिव पार्ट ऐसा ही है, जब हम कोई भी जैसे मेट्रो बनती है, तो मेट्रो बनी तो थोड़ा सा आपको उसमें डिस्टरबेंस आई होगी, आपको चेंज हुआ होगा, आपको रोड आपके गड्ढे बन गए होंगे, थोड़ा इस टाइप से रहता है। इसी तरह जब आईपीओ आता है तो नेगेटिव पार्ट क्या रहेगा, आपके थोड़े कंप्लाइंसेस बढ़ जाएंगे। आज आप 1 साल में आप रिटर्न फाइल करते हो, फिर आप 6 मंथ में फाइल करोगे। अभी आप एक्सचेंज के साथ आप रिटर्न फाइल नहीं करते, आप एक्सचेंज को भी अपना आप अपनी बैलेंस शीट दोगे और अपने हर चीज के बारे में बताओगे। फॉर एग्जाम्पल आपको नया ऑर्डर मिला तो आप उसके बारे में बताओगे, आपकी वैल्यू से ज्यादा मिलने वाली है। और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, आपको कंपनी सेक्रेटरी हायर करना पड़ता है जो मैंडेटरी है, यानी कि उसकी जो सैलरी होगी वो आपको देनी पड़ेगी, तो वो आपके कंप्लाइंसेस करेगा। तो आप इसमें डेलीगेशन साइंस को आप यूज करोगे सर। मैंने आपको फोर्ड हेनरी फोर्ड वाली कहानी सुनाई थी, तो आपको डेलीगेशन साइंस यूज करनी है। आपको उतना ही ध्यान देना है जितना आप आज दे रहे हो, उतना ही आप कल ध्यान दोगे। आपको प्रॉफिट कमाना है और प्रॉफिट के लिए आपको कुछ ध्यान देना भी नहीं है। बाकी सारी चीजें इजीली डेलीगेट हो सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लायंसेस इंक्रीज होने वाला है उतना है विच सर ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। रीजनेबल। आप भी आज भी आप कंप्लाइंसेस करते हो, हमें पता नहीं है। हम आपकी आरओसी में टन जाती है, आपकी जीएसटी में टन जाती है, तो एक आप आपकी 6 मंथ में टन जाएगी, इतना ही फर्क आएगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चन सर? Hello, is my voice Yes, audible, sir? yes, please. Yes, sir. We have seen this trend that some people invest in this promoter quota thing in this closely group circles of their friends, family. So, is that a better opinion in terms of investing than an IPO?
This is the strategic decision. Actually, I already told that we are not going the process of IPOs only for raising the money. So, but whenever you want to raise the money from your own source or your family, friends, what happens there? You have some stress and you have some repayment systems. So you have to repay their money with the interest or something like that. So you have to come out from this stress. You have to come out from the burden of your loan. So it's a customized question. So it depends on your situations. It depends on your business. So whether should we go to the IPO or not? But definitely IPO is the better for the things who are the SMEs who are the earning some money. And the person who is not earning money and who is the losing money or having the loss, in that case, you cannot go for the IPOs. Then in case, then you have to go for your friends, families, and something like that. So get the money and upgrade your company. Okay, thank you, sir. Thank you. So, any more questions? सुनील जी, क्वेश्चंस तो नहीं, बट काफी लोगों ने मैसेज करके बताया है कि अब जैसे हम एक बार वाई 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 आईपीओ, ये हमको क्लियर हो चुका माइंडसेट में। अब हाउ की बात आती है और जो प्रोसेस की बात आती है, बट आई थिंक दैट वुड वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस एंड फील्ड टू फील्ड। लाइक मैन्युफैक्चरिंग के लिए थोड़ा अलग होगा, सर्विस के लिए अलग होगा, ट्रेडिंग के लिए अलग होगा। सो कैन वी प्लान समथिंग इन फ्यूचर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप थोड़ा एक इंसाइट दीजिए, हाउ टू मेंटेन आवर बुक्स बैलेंस शीट, विच गाइड, जैसे पीडीएफ आप दिखा रहे थे उसकी तरह गाइड कीजिए अब हमको। राइट सर, मैन्युफैक्चरिंग के केस में क्या रहता है सर, जैसे भी मैन्युफैक्चरिंग के केस में उसके खर्चे होते हैं आपके रॉ मटेरियल को लेके, आपके मशीन्स को लेके, और आपके रॉ मटेरियल आपके पास है, मशीन्स आपके पास है, क्वालिटी आपके पास है। इन तीन चीजों की डिपेंडेंसी आपके ऊपर रहती है। अब उसकी वैल्यूएशंस की जब हम बात करते हैं तो डिपेंड ये करता है आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो। क्या आप ओईएम कर रहे हो, क्या आप B2B में कर रहे हो, क्या आप B2C में कर रहे हो। तो इस तरह से मल्टीपल्स ऑप्शंस हैं। तो सबसे ज्यादा वैल्यू आपको कब मिलेगी, जब डायरेक्ट कस्टमर के लिए आप काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी की बोतल पेप्सी बनाती है, और पेप्सी बनाने के लिए अब वो उसका अपना ब्रांड है, तो उसको वैल्यू ज्यादा मिलेगी। लेकिन जो उसका ओईएम कर रहा होगा, जो पेप्सी की बोतल बना रहा होगा, उसको वैल्यू कम मिलेगी। तो हमारे को जनरली अगर इस सेंस में अगर मैं आपसे बात करूं एज ए मैन्युफैक्चरर्स, वी शुड थिंक हमें B2C में जाना चाहिए। अगर हम ओईएम कर रहे हैं तो साथ के साथ अपना ब्रांड बना दें, ताकि थोड़ा सा उसमें सेल करना शुरू करें। तो जैसे जैसे अपने ब्रांड को बढ़ाते रहोगे, आप अपनी खुद की सेल करते चलोगे, B2C सेगमेंट में अपने आप को एस्टेब्लिश करोगे, तो डेफिनेटली हमारी वैल्यूएशन भी ज्यादा बढ़ती है। और जब बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स में कोई फर्क नहीं है, जैसे कि आप स्टॉक बनाते हो, अपने कंजप्शन डालते हो, बॉम्ब बनाते हो, बीओक्यू बनाते हो, तो वो तो आप जो बनाओगे सो बना रहे हो, बट अपनी क्वालिटी पे फोकस करके अपने पेटेंट आप ले सकते हो। जितना पेटेंट आपके पास है, जितना B2C मॉडल आपके पास है, तो कहीं ना कहीं आपको वैल्यूएशन में उसमें हेल्प मिलती है। राइट राइट यानी कुछ ना कुछ यूनिकनेस आपके पास होना चाहिए, यानी कि एप्पल फोन की वैल्यू ज्यादा होगी और एप्पल फोन बनाने वाले ओईएम की वैल्यू कम होगी, क्योंकि उसका अपना खुद का ब्रांड नहीं है। राइट। Thank थैंक यू you so very सुनील, much, थैंक यू sir. सो मच। और एक क्वेश्चन उसमें आए थे, एक विच इज द बेटर ऑप्शन फॉर प्राइवेट इक्विटी और एसएमई आईपीओ फॉर मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स। सुदर्शन जी ने क्वेश्चन पूछा था, तो सर मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा ये कस्टमाइज क्वेश्चन है, तो आपके साथ बैठ के आपकी बैलेंस शीट को स्टडी करके आपके थॉट प्रोसेस को समझ के ही हम इसके बारे में आपको रिप्लाई दे सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार ना फॉर्म प्लीज फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, फिर हम टाइम फिक्स करके फिर हम आपसे इसके बारे में बात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एक सर क्वेश्चन आया था, some people says that we can purchase a closely held company, listed company or main board as against an SME company, which is the better? डेफिनेटली आप क्लोजली हेल्ड कंपनी खरीद सकते हो। फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, तो ये डिपेंड करता है आप किस कंपनी में खरीदना चाह रहे हो, किस फंड से आएगा, फंड कहाँ से रेज होगा। तो दिस इज आल्सो कस्टमाइज क्वेश्चन। तो राज गोयंका जी ने फॉर्म ये क्वेश्चन फिल किया था, तो राज जी प्लीज आप भी फॉर्म फिल कर दीजिए, हम आपसे बात कर लेंगे, नंबर आप ड्रॉप कर दीजिए प्लीज। और तीसरा क्वेश्चन पेटीएम के बारे में था, ये पूछा था अनुष्का ठाकुर जी ने, इन केस ऑफ पेटीएम दोज आर यूनिकॉर्न्स, सो फॉर देम विल इट बी डिफरेंट? नो, देयर द पेटीएम इज इटसेल्फ ए ब्रांड, वो अपने आप में ब्रांड है। आल्दो वो लॉस अर्न कर रहा है, तो जैसे मैंने आपको B2C सेगमेंट की बात की, इसी तरह से B2C सेगमेंट में अगर आप जाओगे तो आपको ब्रांड वैल्यू का फायदा आपको भी मिलता है, चाहे कंपनी आपकी लॉस में भी क्यों ना हो। हम मेन बोर्ड पे जाके अपने आईपीओ को ला सकते हैं। हम एसएमई के अंदर लॉस वाली कंपनी का आईपीओ नहीं आता, बट मेन बोर्ड में एसएमई लॉस वाली कंपनी का भी आ जाता है।
आपने ओला का आईपीओ भी देखा होगा, ओला कंपनी लॉस में थी फिर भी वो अपना आईपीओ लेके आई। सो दिस आर सम क्वेश्चंस। सो थैंक यू एवरीवन। सो हमने करीब 1 घंटा 25 मिनट का सेशन हमने लिया, क्वेश्चंस लिए। मैं उम्मीद टाइम कम था तो मुझे लगता है मैं कई इंसाइट्स आप लोगों को दे पाया। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज ग्रुप में जरूर डालना, थोड़ा सा मुझे हेल्प करना विजन्स में, ताकि हम 1000 कंपनी को एम्पावर कर पाए एसएमई आईपीओ लाने के लिए। सो थैंक यू। और ग्रुप में डालना, और अपने जो भी ग्रुप्स में बीसीआई ग्रुप में होंगे तो वहाँ भी थोड़ा सा फीडबैक आप जरूर देना। थैंक यू सर। और जो कनेक्ट करना चाहता है आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं और ये अपना फोन नंबर यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, तो अवर टीम विल कनेक्ट विद यू। So thank you Thank you, very Sunil much. ji. सुनील सर, Thank you मेरा so आईपीओ much. जल्दी लेके आना सुनील सर। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. जावेद सर का मैं जावेद जी सर को कहना चाहता हूँ, मैं उनके साथ हूँ, और कंपनी को कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, डेफिनेटली आई विल हेल्प ऑन दैट पार्ट। डेफिनेटली हम एक अच्छा आईपीओ लेके आएंगे। हमने डेट डिसाइड की है जावेद जी, जिस डेट को डिसाइड किया हम उस डेट पे अपना आईपीओ जरूर लेके आएंगे सर। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, Yeah. Thank you. थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं सागर जी bless से you. इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। सागर जी यहाँ पे हैं, तो थोड़ा सा उन्होंने अभी वो सेबी रजिस्टर्ड वो बने हैं, तो मैं चाहता हूँ 2 मिनट वो बोलें, ताकि वो क्या पैसिव इनकम क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं हमारे को। अगर सागर जी सुन रहे हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बताएंगे। नहीं है शायद। ओके। आप पंकज जैन जी बॉम्बे हमारे साथ हैं बॉम्बे से, तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा जाते जाते 2 वर्ड्स वो भी कहें। पंकज जैन जी सुन गुड़गांव से, पंकज जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू सुनील जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आई होप जितने भी हमारे ऑडियंस हैं दे विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, एंड इट वाज रियली अ इंफॉर्मेटिव सेशन। और मतलब वी आर विद यू, एंड एज यू सेड द विजन इज टू एम्पावर 1000 minimum SMEs to like bring their IPOs and to make them grow exponentially. So this is a collective vision which can only be make realistically once we vision together and we manifest together. So thank you very much, Sunil ji. The session was really wonderful. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अंकुर अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं अच्छे, तो मैं उनसे भी थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच सुनील जी फॉर द वंडरफुल सेशन। ये आपका जो फर्स्ट चीज थी इसके अंदर जो माइंडसेट है, तो मेरे को जो अभी तक जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि माइंडसेट चेंज जब तक नहीं होगा कि हमारे को ग्रो करना है और अपने परिवार को जो हमारे स्टेक होल्डर होंगे पब्लिकली जो होंगे, अगर हम ग्रो करते हैं और वो भी ग्रो करते हैं साथ में, तो हम कितना बड़ा हम अपने देश को भी कुछ अच्छा दे रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने के लिए। और अल्टीमेटली क्या है, जो हमने टैक्स भी भरना है वो एक इकोसिस्टम में है, वो अल्टीमेटली हमारे पास घूम फिर के वापस आएगा किसी भी तरीके से। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, बिल्कुल। Yes. थैंक यू सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच सर। चेतन सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? Sir, it was a really great insight. Actually, it's a kind of inspiration to me. क्योंकि अभी तो कुछ काफी सारा ग्रोथ कर रहे हैं हम लोग, एंड मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा है, डोमेस्टिक काम कम, एंड आई एम मोस्टली टू ओईएम्स। मगर आपने जो अभी बताया कि आपकी खुद की ब्रांड होनी चाहिए instead of being OEMs. So that is a confusion for me because I am in OEMs and that is a multinational companies. So this is really great insight. अभी उसमें आगे काम करना पड़ेगा, how to increase our valuation. तो बात करेंगे हम लोग उसके लिए। और सर इसकी रिकॉर्डिंग आप शेयर कर पाएंगे? हाँ डेफिनेटली सर, मैं टीम को बोल के सर रिकॉर्डिंग डेफिनेटली शेयर करवाऊंगा सर। हाँ, तो थोड़ा इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प, क्योंकि जो मैं मेरी टीम के साथ जो बैठता हूँ उधर थोड़ी वी विल डिस्कस अबाउट इट। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली विल शेयर द रिकॉर्डिंग। फाइन, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सागर सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। मैं ये कहूँगा सुनील जी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे जो जनरल लाइफ में आदमी रिसर्च नहीं कर पाता है, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से उनको सामने रखा है सर आज, और ये काफी बड़ा आई ओपनर सेशन था। और आई congratulate you for becoming this kind of a consultant to people who require this most। और आप हमारे एक बीएमपी परिवार से ही हैं,
तो और इजीली अप्रोचेबल भी है, ये सबसे बड़ी खासियत है आपकी। तो मतलब बहुत बढ़िया आपने जो आज ये रास्ता दिखाया है, तो ये बहुत लोगों के काम आने वाला है। और देखिए, ये बिजनेस तो हर कोई करता है, लेकिन एक उसको एक बड़े लेवल पे ले जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो आप एक ऐसे मिशन पे निकल गए हैं जहाँ पे आप लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, इकोनॉमी को एम्पावर कर रहे हैं, और आने वाली जनरेशन्स को एम्पावर कर रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू सर, थैंक यू। थैंक यू। मैं सागर जी आपसे भी कहना चाहता हूँ, हर पैसिव इनकम के बारे में सब बात करना चाहते हैं। तो आप काफी टाइम से शेयर मार्केट रिसर्चर आप बन गए हो, सेबी से अप्रूव्ड रिसर्चर बन गए हो, तो क्या टिप देना चाहते हो मेंबर्स को जो हेल्प करें उनको पैसिव इनकम क्रिएट करने में? सर हम बेसिकली कई सारे स्ट्रेटजीज पे काम कराते हैं लोगों को। तो उसमें एक तो बिल्कुल ही पैसिव है, मैं आपको बताया भी है 2-3 जनों का जो जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और किसी का 30%, और बल्कि एक जने का तो 90% लास्ट ईयर में रिटर्न आया है। मतलब 10 लाख रुपए उन्होंने लगाए थे, वो 19 लाख रुपए के करीब हो गए हैं इस साल में। तो इस तरीके का हम काम करते हैं छोटा था। और अभी हम कोर्स भी एक लॉन्च करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, जो भी मतलब जो आपने एक वैल्यूएशंस की बात करी, वो वैल्यूएशंस कैसे आती हैं, उसको कैसे बढ़ाना है, उसके ऊपर एक एक टॉपिक के ऊपर काम कैसे करना है। तो उसके ऊपर भी हम एक छोटा सा स्टॉक मार्केट का कोर्स लेके आ रहे हैं कि हाउ यू कैन मतलब इन्वेस्ट, एंड इन्वेस्ट करके आपको उसको कैसे पैसे को आपको सोना है और पैसा अपने आप काम करेगा। और ये इतना बढ़िया फील्ड है कि अगर आप खुद काम करते हैं तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता है, मोटा मोटी हम लोग सभी 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। और अगर आपका पैसा काम करता है तो आपको सिर्फ 15% टैक्स देना है। तो सीधा 15% का प्रॉफिट तो आपका यहीं पे होता है पैसिवली काम करने में। क्योंकि शेयर मार्केट की अगर 1 साल से ऊपर अगर आप रख रहे हो तो 15% टैक्स है। और अगर आपकी जो इनकम स्लैब है, अगर वो 15 लाख से ऊपर जाती है, उसके ऊपर जो भी इनकम आती है वो 30% टैक्स वाला सीधा। तो इस वजह से ये एक स्टॉक मार्केट जो है बूमिंग भी है। और हम, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, 2 ट्रिलियन से हम 5 ट्रिलियन जा रहे हैं। तो अगले 10-15 साल हमारे लिए बुलिश ही है। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो जिसको भी पैसिव इनकम के बारे में ज़्यादा जानना है तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। सागर जी अपना नंबर प्लीज उसमें डाल दीजिए चैट बॉक्स में। मैं डाल देता हूँ। थैंक यू एवरीवन। अभिनव जी थैंक यू, आपने बड़े शॉर्ट नोटिस पे मैंने आपसे कनेक्ट किया और आपने बड़ा टाइमलेसली काम किया और आपने पूरा अपना सपोर्ट किया। सर एनी टाइम फॉर द कम्युनिटी एंड द ग्रुप सर। थैंक यू मैं सर। शॉर्ट टाइम था आज, एक तो मैं पॉइंट खुद ऐड सॉरी करना कह रहा हूँ चाहूंगा। कि जी जी सर, मैं जी मनप्रीत। सुनील जी ने जो एग्जांपल शेयर किया था कि एट द टाइम ऑफ लिस्टिंग द आईपीओ द वैल्यू वाज अराउंड 150 and after 1 month few months it was 300. So with 75% automatically your that stake is also multiplying and it is win-win for the investors also. It is win-win for the company. Multiplier impact is there. भाई सुनील सर, आपका पीपीटी बढ़िया था। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपकी वेरी ब्लेसिंग सिंपल, सर। वेरी सिंपल, इतना बढ़िया था। सर मैंने आपने इतनी अच्छी तरह से समझाया कि नॉन बीसीआई वाले भी समझ जाएंगे सर। बहुत बढ़िया। मैं एक चीज बस मैं ऐड करना चाहूंगा। आजकल जो थीम है मार्केट में बहुत पॉपुलर है, दैट इज चाइना प्लस वन। जितनी भी यूरोपियन या अमेरिकन कंपनीज हैं, दे आर विलिंग टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी ऑन चाइना। सो ऑल्टरनेट सप्लाई चेन के लिए दे आर लुकिंग टू इंडिया। इंडिया के अंदर जो भी कंपनी लिस्टेड स्पेस में है, दे प्रेफर दोज कंपनीज। तो हमारी एसएमईज कैन प्ले अ वाइटल रोल देयर इन चाइना प्लस वन ट्रेंड। सो हुसोएवर इज लिस्टेड, उनकी विजिबिलिटी नेचुरली बेटर होती है यूरोपियन या अमेरिकन कंपनीज के लिए। सो इट्स अ हाई टाइम दैट एसएमईज एम्पावर देमसेल्व्स एंड ब्रिंग देमसेल्व्स इनटू लाइमलाइट। एक तो ये है, और दूसरा इंसाइट ये है कि जैसे सुनील जी ने बताया, इंडिया में अभी करीबन 16 करोड़ डीमैट ओपन है। दैट इज रफली 10% और 15% ऑफ द टोटल population, which is a like very very small penetration looking into the global standards. So अभी ये penetration और बढ़ने वाला है स्टॉक मार्केट में, तो हमारी और भी बढ़ने वाली है। जैसे जैसे डीमैट ओपन होंगे, पब्लिक ज्यादा शेयर मार्केट के अंदर एक्टिव होगी,
तो रीच भी बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने वाली है. So these two things can benefit to a great extent. So we should capitalize on these things. Yes. सर जैसे हमारे बिजनेस में हम कस्टमर लाते हैं, वैसे ही जो इन्वेस्टर भी आ रहा है वो भी एक तरीके से हमारा कस्टमर ही है। Customer ये है. वो भी तो हमारी वैल्यूएशन को बढ़ा ही रहा है ना कहीं स्टॉक Right. खरीद के हमारा। और Right. जितने हमारे स्टॉक की डिमांड बनेगी उतना ही हमारा स्टॉक ऊपर जाएगा। ये सिंपल रूल है स्टॉक मार्केट का। बिल्कुल. तो आप उसको ऐसे मत देखिए कि ये सिर्फ एक अपना लिस्टिंग करने का सिस्टम है। आप ये देखिए कि इससे पॉसिबिलिटीज कितनी है। Yeah. Possibilities are endless. हाँ, थैंक्स सुनील जी फॉर दिस सेशन और फॉर द इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली एक चीज और है इसमें कि लाइक अगर इफ एनीवन इज पैशनेट अबाउट देयर बिजनेस एंड हु इज हैविंग गुड विजन फॉर देयर बिजनेस, तो एसएमई आईपीओज में आना इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, क्योंकि वहाँ पे अगर इफ गुड विजन तो वहाँ पे वैल्यूएशन मल्टीपल होना बहुत इजी है बिजनेस का, लाइक वी आर सीइंग इन ऑल द एसएमईज राइट नाउ। थैंक्स फॉर योर सेशन एंड the information which you have provided. Thank you नवनीत जी, thank you. So thank you everyone. So मुझे लगता है कुछ इनसाइट्स आपको मिली होंगी, तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इसके बारे में जरूर सोचें, कंपनी को इंटरनल चेक करें, अपने फाइनेंशियल्स को चेक करें और एक विजन बनाएं। हमें एक $1 बिलियन कंपनी बनना है या 1000 करोड़ कंपनी बनना है, लेकिन शुरुआत उसकी एसएमई आईपीओ से ही होने वाली है। सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आप कभी भी मुझे टच कर सकते हैं। तो मैं अपना नंबर भी यहाँ पे डाल देता हूँ, मुझे फोन करना चाहे आप प्लीज फोन कर सकते हैं। तो वी कैन डिस्कस 1-to-1 टू हेल्प हाउ टू रेज द फंड्स एंड what are the benefit which we can attain from our IPOs. So thank you Abhinav ji, thank you all participants to spare the evening with me. Thank you sir. Thank you everyone. Thank you Sunil Thanks a ji. lot. Thank you, sir. Thanks a lot. थैंक यू सर, थैंक यू सुनील जी। Thank you ji. Thank you sir. Thank you, my BMP team also. Thank you sir, thank you ये प्रशांत सर। बहुत सालों बाद सुनील जी। सबके चेहरे दिखे, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा, आज बहुत दिनों सबको के बाद देख के अभिनव बहुत जी अच्छा को लगा। देखे। सर आप सबसे रिक्वेस्ट है सर, ग्रुप में जरूर डालना ताकि दूसरे लोग भी बिल्कुल मोटिवेट हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, Sure, sir. थैंक We'll यू, do that. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you.